एक अजीब सी सूरत हाल है। ज़ाहिर बतौर वज़ीर आज़म आपने वो सारी की सारी सूरत हाल विटनेस की थी। आज तहरीक इंसाफ कह रही है कि फैज़ाबाद धरना केस जो है वो उसका फ़ैसला वो आइन और कानून की अमलदारी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, बालादस्ती के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इस पर मिनोन अमल किया जाए। अगर जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है तो वो भी की जाए, जो नासिर मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और नून लीग खामोश हुई है। आप आए विटनेस हैं, क्या हो रहा था उस वक्त? उस वक़्त मुल्क का वज़ीर आज़म था और मेरी ज़िम्मेदारी थी और हमारी हालत ये थी कि जो सबसे बड़ी सड़क थी जो मुल्क के दारुल खिलाफे को मिलाती थी बाकी पाकिस्तान से, वो मफलूज कर दी गई थी और कोई शख्स भी वहाँ सफ़र नहीं कर सकता था। एयरपोर्ट आप नहीं जा सकते थे, कुछ नहीं हो सकता था। मुझे ख़ुद भी कहीं जाना होता था तो हमें एयरपोर्ट हेलीकॉप्टर भी जाना पड़ता था। पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही थी। ये जब ये हुआ उस वक़्त हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना थे उस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब, वो 3-4 ममालिक का दौरा कर रहे थे क्योंकि हमें उस वक़्त फ़ंड रेजिंग करनी थी डॉलर्स में। कोई 2-2.5 अरब डॉलर की बातचीत चल रही थी और वो जहाँ जाते थे यही सवाल होता था कि भाई ये आपके मुल्क में क्या हो रहा है। तो हमें इस बात का ये एहसास नहीं होता कि यहाँ तो हम सड़कें बंद कर लेते हैं लेकिन उसके जो मुल्क पर असरात होते हैं बड़े गहरे होते हैं। तो ये बहरहाल ये एक लंबी कहानी है, वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आखिर ये सबकी बेइज्जती भी हुई, मुल्क की भी जो उसकी इज़्ज़त है उसमें कमी आई और ये बड़े ही एक अजीब से हालात से हम उस वक्त गुज़रे। और उसमें मैं अब आपको क्या बताऊँ, काफ़ी लंबी बातें हैं। हमने इसको मैनेज किया, मैं और एहसन इकबाल साहब थे, हमने इसको मैनेज करने की कोशिश की। उसमें बहुत सी मुश्किलात भी आई। बहरहाल बिल आखिर ये मामला तय हुआ और हम जो बैरून मुल्क मायदे थे जो उस वक्त पैसे डॉलर्स हम रेज़ कर रहे थे वो हमें मिल गए। तो बहरहाल मगर भाई साहब उस वक्त ये तो ज़रूर हुआ ना कि वो आ गए और फिर वहाँ पर आकर बैठ गए, और जब वो बैठ गए उसके बाद उनका ये मुतालबा भी मान लिया गया कि फौरी तौर पर कौमी असम्बली ने कहा कि इस तरमीम को वापस ले रहे हैं, ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। अदालत भी बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके बाद डेडलाइन दे रही थी मगर वो नहीं उठ रहे थे। जाहिद हामिद के इस्तीफे से शुरू होने वाली बात पूरी काबीना के इस्तीफे पर आकर रुकी, मगर उसके बाद अचानक आपकी और आर्मी चीफ की फ़ोन पे बात होती है। उस वक्त के DGISP आसिफ गफूर ट्वीट करते हैं कि दोनों अतराफ से आर्मी चीफ ने कहा है कि जी ताकत का इस्तेमाल ना हो। अब दोनों अतराफ हुकूमत और जत्थों को बराबर ला के खड़ा कर दिया। आपकी उसके बाद भी मुलाकात होती रही, आर्मी चीफ से मीटिंग भी होती रही जनरल बाजवा से। ये क्या हो रहा था? क्या सेम पेज पे नहीं थे या आप ये समझ रहे थे कि जी एजेंसियां सबके पीछे इन्वॉल्व है एस्टैब्लिशमेंट? नहीं, देखिए ये जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 2 अलहदा वाक़यात हुए थे, 2 अलहदा धरने हुए थे फैज़ाबाद में। मैं जब वज़ीर आज़म था तो दूसरे धरने की बात है। उस वक़्त ये हुआ था कि कुछ अफराद आकर पुल पर बैठ गए, उनकी तादाद ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन हमें हमेशा मशवरा ये मिला कि इसको खुश सूबी से तय करें और करना भी चाहिए। हमने भी उनको बड़ा कहा कि आप ये मुल्क की बड़ी बेइज्जती हो रही है, आप इसमें मेहरबानी करें, लेकिन बहरहाल वो बातचीत चलती रही। वहाँ पर जो CCTV के कैमरास थे बड़े सोफिस्टिकेटेड थे, उनके भी तारें काट दी गई और वो तारें जो हैं वो बग़ैर किसी एक्सपर्टीज़ के नहीं काटी जा सकती थी। उसके बाद हमने कहा कि हमने एक मनसूबा बनाया कि हम उनके जो खाना वाना आता है, जो दीगर लोग आते जाते मिलते हैं, उनको ज़रा हम बंद करेंगे। तो उसके अगले दिन ही एक पिटीशन दायर होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 दिन का नोटिस दिया और IG पुलिस को भी बुला लिया, चीफ मिनिस्टर इस्लामाबाद को भी बुला लिया और उन्हें हुक्म दिया कि आप मंडे तक इस जगह को खाली करें। हालांकि हमारी ये मनसूबाबंदी नहीं थी, हमारा ख्याल था कि आराम से इसको कुछ सूबे से तय करेंगे और उन्हें कहा गया कि आप कार्रवाई करें। एहसन इकबाल साहब ने वहाँ पर कहा भी IG पुलिस को और चीफ मिनिस्टर को कि आप कार्रवाई ना करें, हमने एक मनसूबाबंदी बनाई है, उसके तहत हम करेंगे। बहरहाल वो ना हुआ और फिर एक हफ्ते का दिन था और मैंने ये सारा मामला खुद देखा है। मैं स्कैनी गवाह हूँ क्योंकि मैं हेलीकॉप्टर से लाहौर जा रहा था। तो जिस तरह पुलिस ने वहाँ पर एक्शन किया वो भी काबिल दीद था। जिस तरह आप माल रोड पर चहलकदमी करते हैं इस तरह पुलिस ने कार्रवाई की और वो सारी कार्रवाई मैंने खुद देखी है और उसके कुछ फ़ोटोज़ भी मेरे पास हैं जो मैंने हेलीकॉप्टर से लिए थे। और जो पंजाब पुलिस थी जिसके पास उस वक्त तकरीबन 30,000 की नफरी उनकी डिस्पोजल पे थी, उनकी कोई गाड़ी भी वहाँ पर नहीं थी। इस तरफ इस्लामाबाद पुलिस के
मेरा ख्याल 200-250 लोग थे जो बड़े आराम से, उन्होंने कुछ आंसू गैस के गोले मारे पुल की तरफ, तो पुल की तरफ से एक बहुत सख्त कार्रवाई हुई और वापस आंसू गैस के जो ग्रेनेड थे वो मारे गए और पुलिस पसपा हो गई। ये सारी बात थी। मैं वहाँ से लाहौर गया, आईजी पुलिस पंजाब से भी एयरपोर्ट पे वो आए थे, होम सेक्रेटरी भी थे, और वो सारे बड़े शर्मिंदा नज़र आ रहे थे। तो बहरहाल वहाँ से जब हम वापस आए हैं, शाम का वक्त था, तो फिर हम वहीं से गुजरे हेलीकॉप्टर में, तो मैंने देखा कि पंजाब पुलिस की सिर्फ एक गाड़ी थी और वो चांदनी चौक पर जो तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर है वहाँ पर खड़ी थी। और चौधरी निसार साहब के घर पर एक जत्थे ने हमला किया था, जिस पर कोई वहाँ पर पुलिस उसको रोकने के लिए नहीं थी। वहाँ पर चंद जो उनके सिक्योरिटी के लोग तैनात थे, जो शायद रेंजर या एफसी से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने बड़ी हिम्मत करके वो हमला पसपा किया और उनके घर को बचाया। तो यानी बिल्कुल ही हुकूमत यहाँ पर एक मफलूज थी उस दिन और कोई कार्रवाई करने के काबिल नहीं थी। ये हमारी कैफियत थी। जब वजारत दाखिला ने उस वक्त हसन इकबाल साहब के में आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया, तो फ़ौज की तरफ से उस वक्त जवाब आया और उसमें भी ये कहा गया जो आप कह रहे हैं कि जी पुलिस की सलाहियत को पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। अब पंजाब पुलिस थी शहबाज शरीफ साहब के मातहत, उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि पंजाब हुकूमत ने रोका नहीं और इन जत्थों को इस्लामाबाद आने दिया। आप भी यही सवाल उठा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने पुलिस का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, पुलिस का एक्शन उस वक्त नहीं लिया गया और आपकी वफाकी हुकूमत मफलूज होकर रह गई। जी वफाकी, देखिए वो जब ये धरना जो था ये आया भी था, तो वो पंजाब पुलिस ने कोई रुकावट नहीं डाली, उनकी अपनी कोई स्ट्रेटजी थी और उन्होंने उनको एस्कॉर्ट करके आके फैज़ाबाद में छोड़ दिया था। और उसके बाद भी पंजाब पुलिस की तरफ से कोई हमें सपोर्ट नहीं मिली। और जो पंजाब इस्लामाबाद पुलिस थी उसकी मैंने खुद कैफियत देखी है कि वो बिल्कुल कोई कार्रवाई करने पर तैयार नहीं थे। जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस थी वो में अवेलेबल नहीं थी। और फ़ौज के बारे में जनरल बाजवा साहब से बात हुई तो उन्होंने यही कहा और दुरुस्त कहा, उन्होंने कहा कि जी फ़ौज जो होती है वो इस किस्म के मामलात हैंडल करने के लिए नहीं होती, वो सिर्फ गोली उनके पास बंदूक होती है, उनके पास कोई और चीज़ नहीं होती जिससे वो इस किस्म के मामलात को मुंतशिर कर सकें। तो बहरहाल फ़ौज का मामला तो नहीं था, लेकिन पैरा मिलिट्री फोर्सेस भी नहीं थी। और मैंने उनसे कहा कि जनाब भी मुल्क का मामला है, हम सबको खड़े होकर इसको तय करना पड़ेगा। बहरहाल वो तय तो हो गया बाद में, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें काफ़ी जो रेट ऑफ द स्टेट थी वो काफ़ी मुतासिर हुई। और फिर ये एक उसके बाद उससे पहले भी मामूल बन गया था धरने देना, दारुल-हुकूमत को मफलूज करना। उसके बाद ये एक रवायत बन गई कि हर शख्स आकर दारुल-हुकूमत को मफलूज करना चाहता है। सर, ये जो बात की बात है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, उस पर मैं आता हूँ, मगर उससे पहले जब आपने जनरल बाजवा से बात की तो साथ में क्या शहबाज शरीफ साहब से भी बात की कि भाई आपने पुलिस को क्यों नहीं अहकाम दिया? आप कह रहे हैं कि आपसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे उस वक्त के जो आईजी पंजाब थे, और अब पुलिस ने तो बाकायदा तौर पर एस्कॉर्ट करके पंजाब पुलिस उनको वहां तक लेकर आई, यानी कि इस्लामाबाद को मफलूज करने में पंजाब पुलिस का भी किरदार था। पंजाब पुलिस उस वक्त हुकूमत थी, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की, आपने उनसे नहीं कहा कि जी आप ये क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं? नहीं, देखिए वो एक सेंसिटिव मामला था। उसमें पंजाब पुलिस ने जो लोग थे उनको उन्होंने मुंतशिर करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई जानी नुकसान ना हो जाए, तो वो आकर उनको जहाँ पर वो धरना करना चाहते थे वहाँ पर छोड़ गए। उसके बाद भी जब कोई कार्रवाई जो कोर्ट ने ऑर्डर की थी, ये मेरी और एहसन इकबाल साहब की स्ट्रेटजी नहीं थी। हमने कहा था थोड़ा वक्त देंगे और आराम से इस मामले को डील करेंगे और तेज़ी नहीं करेंगे, बल्कि इस मामले को थोड़ा उनकी जो स्पेस है उसको कम करना शुरू करेंगे। लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर दिया पुलिस को कि कार्रवाई करे। तो जब वो इस्लामाबाद पुलिस कार्रवाई करने आई तो बड़ी बददिली से आई, और जो पंजाब पुलिस थी वो वहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं थी। मगर तो बहरहाल उनको तो पंजाब पुलिस को तो इस्लामाबाद पुलिस को तो मुजाहिरीन ने मुंतशिर कर दिया, जो वापस वहाँ ग्रेनेड मारे गए। एक बड़ी अजीब सी कैफियत थी। मगर कोर्ट ने ऐसा नहीं है कि फौरन ही किया। शायद भाई साहब 8 नवंबर को मुजाहिरीन ने फैज़ाबाद पर धरना दिया, 2000 मुजाहिरीन ने वज़ीर क़ानून जाहिद आमिर से इस्तीफ़े का मुतालबा किया। 8 नवंबर के 6 दिन बाद 14 नवंबर को तहरीक लब्बैक के मुजाहिरीन तशद्दुद पर उतरे, 3 पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी किया। फिर उसके 8 दिन बाद 16 नवंबर को कौमी असम्बली ने ख़त्म नबूवत की शिक अपनी असली हालत में बहाल करने की मंजूरी दे दी, मगर उसके बावजूद भी वो नहीं गए। फिर 11 दिन बाद
19 नवंबर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने धरना खत्म करने की डेडलाइन दी, मगर हुक्म नहीं माना गया। फिर 20 नवंबर को जिला इंतजामिया और वजारत दाखिला के हुक्काम को धरना खत्म करने के लिए हिदायत की पैरवी ना करने पर शो कॉज नोटिस हुआ। फिर 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का नोटिस लिया। 24 नवंबर को इस्लामाबाद की इंतजामिया ने मुजाहिरीन को फाइनल वार्निंग दी। तो ये सारा का सारा मामला 20-21 दिन पर मुहित है। ऐसा नहीं है कि वो आके बैठे और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, आप लोगों से नहीं जा रहे थे, नहीं हैंडल हो रहे थे वो, और उनके मुतालबात बढ़ते जा रहे थे। वो जाहिद हामिद से मुतालबे की जगह पूरी काबीना के इस्तीफे के मुतालबे पर आ गए थे। देखिए, ये सब बातें हुई हैं, लेकिन जो कार्रवाई हुई है वो हुकूमत की मर्ज़ी से नहीं हुई। ये जिस दिन हमने मीटिंग की कि हम इस मामले को, इनके स्पेस को ज़रा कम करेंगे ताकि ये मुंतशिर हो जाएं, उस दिन, उसके अगले दिन ही सुबह पे एक पटिशन दायर हुई जो हुकूमत ने नहीं की थी, और उसकी बुनियाद पर नोटिस दिया गया, आईजी पुलिस और कमिश्नर को बुलाया गया, और जो मिनिस्टर थे इंटीरियर के, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये हुक्म दिया गया कि आप मंडे तक इन मुजाहिरीन को मुंतशिर करें, जो कि हमारी स्ट्रेटजी नहीं थी। जब एहसन इकबाल साहब ने पूछा आईजी पुलिस से और चीफ कमिश्नर से, उन्होंने कहा जी हम पर तो कंटेम्प्ट लग जाएगी, हमने तो कार्रवाई करनी है। मगर भाई साहब, उसमें ऐसा लग रहा था ना कि आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं, क्योंकि शहरी परेशान थे, कोई एयरपोर्ट नहीं जा सकता था, मुल्क का वजीर आजम बाय रोड एयरपोर्ट नहीं जा सकता था जो कि आप थे, शहरी आपस में शहरों के दरमियान नहीं कम्यूट कर पा रहे थे। फिर अदालत में वकला आके कह रहे थे कि केसेस तो लगे हुए हैं मगर वकला नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि रास्ते बंद किए हुए हैं। तो अदालत, अगर आपने सेफगार्ड करना था ना शहरियों का हक कि वो फ्रीली मूव कर सकें, वो नहीं कर पा रहे थे, 2 हफ्ते के करीब गुजर गए थे, तो अदालत ने हुक्म तो देना था कि जी आप साफ करें, इस सारे के सारे मामले को हल करें। नहीं, देखिए, अदालत ने नोटिस उस वक्त दिया जब हमने ये मीटिंग करके ये, मैं मादरत से ये कह रहा हूँ कि जब हमने मीटिंग करके ये फैसला किया कि अब हमने इस मामले को आहिस्ता से इनको सुकेड़ना है, इनकी जो स्पेस है उसको लिमिट करना है और इनको मुंतशिर करना है, लेकिन तेज़ी में नहीं। तो उसके बाद अगले दिन ही पिटिशन हो गई, दूसरे दिन हुक्म दे दिया गया, और तीसरे दिन जो पुलिस ने एक्शन लिया, और पुलिस के एक्शन की बदली की जो हालत है, मैं उसका खुद ऐनी गवाह हूँ। तो ये बात जरा थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जितनी हम इसको मगर फिर एक आला की रूह से बताई है। मगर एक आला सतह का इजलास होता है और सरबराही डीजी रेंजर्स को सौंप दी जाती है कि जी अब आप इस्लामाबाद में धरने के हवाले से आपकी सरबराही है। इतवार की शाम को वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन होता है। 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक फैज़ाबाद धरने की सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन का इंचार्ज डीजी रेंजर्स पंजाब को बनाया जाता है। मगर फिर अगले ही दिन 27 नवंबर 2017 को जाहिद हामिद का इस्तीफा आता है, धरना खत्म हो जाता है, मुआहिदा होता है, मुआहिदे पर एहसन इकबाल साहब और जनरल फैज हमीद के बतौर जामीन दस्तखत होते हैं। ये क्या हुआ? जी देखें, ये सब बातें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। जो दस्तखत था, मुझे रात को एहसन इकबाल साहब ने पूछा तो मैंने कहा कि आप इस पर दस्तखत मत करें, हमें ऐसे एग्रीमेंट पर दस्तखत नहीं करने चाहिए, ये एक रवायत बन जाएगी। बहरहाल उनकी आपस में मुशावरत हुई रात के, उसके जब मेरी बातचीत के बाद, तो एहसन इकबाल साहब ने दस्तखत किए और मैं उस बात की हिमायत करता हूँ। मेरे वज़ीर थे जो उन्होंने फ़ैसला किया मौके की मुनासबत से, उन्होंने मुनासिब समझा कि ये इस मामले को हल करने के लिए दस्तखत करना ज़रूरी है, उन्होंने किए और ये सारा मामला ख़त्म हुआ। गहराई में जाएंगे तो मामलात काफ़ी टेढ़े हैं सारे बात के। तो गहराई में नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल या हाल कैसे बेहतर होगा? उस वाक़े के बाद से कौन सी ऐसी स्टेबिलिटी आ गई है इस मुल्क में, और 2017 के बाद कौन सा ऐसा स्टेबल हो गया मुल्क? इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जनरल फैज़ हमीद को जामिन बनाने का आइडिया आपका था, एहसन इकबाल साहब का था, उनका खुद का था? कहाँ से बन गए वो जामिन? नहीं, वो हुकूमत की तरफ से, जो ISI की तरफ से उस मामले में वो भी उनसे जो नेगोशिएशन थी उसमें शामिल थे, तो ये वहीं से सारी दस्तखत वगैरह हुए। ये काफ़ी अनयूजुअल बात थी कि दस्तखत किए जाएं सरकारी अफसरान की तरफ से, और ख़ास तौर पे आला फ़ौजी अफसरान की तरफ से या किसी मिनिस्टर की तरफ से। या आमतौर पर DC वगैरह ये एग्रीमेंट साइन करते हैं, डिप्टी DC या कमिश्नर करते हैं। बहरहाल मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये मामलात जो हमें नज़र आता है उससे काफ़ी पेचीदा हैं, और ये मेरा ख्याल है कि TV की जीनत नहीं बनने चाहिए। अगर मुझे अदालत तलब करती है तो मैं उनके सामने सारे हक़ाइक़ रख दूंगा जो मेरी नॉलेज में उस वक्त थे, और एहसन इकबाल साहब भी रख देंगे। यानी कि अभी क्योंकि 27 अक्टूबर तक का टाइम अटॉर्नी जनरल ने लिया, आप कह रहे हैं कि अगर अदालत आपको बुलाती है तो आप जाने को तैयार हैं कि क्या मामलात हो रहे थे, क्या कुछ हुआ था उस वक्त?
जी बिल्कुल, जो मेरी नॉलेज में है उनको सब मैं बता दूंगा, जो एहसन इकबाल साहब की नॉलेज में वो भी बता देंगे कि ये सारा मामला हुआ क्या। अच्छा, मगर लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो मामलात हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी राय होती हैं, बहुत से पहलू होते हैं इन हक़ाइक़ के, तो वो मुनासिब नहीं होता कि इबहम पैदा हो टीवी पर ये बातें करके। अच्छा, मगर ऑपरेशन की जो सरबराही थी वो रेंजर्स को दी, और जो रेंजर्स के सरबराह थे वो अगले दिन हज़ार रुपए बांट रहे थे मुजाहिरीन में। ये किसका आइडिया था? जी ये उस दिन हुआ, ये आप उस वक्त की बात कर रहे हैं जब ये पुलिस एक्शन हो चुका था और पुलिस उनको मुंतशिर करने में नाकाम रही थी। और मैंने बताया कि बहुत ही बददिली से वो ऑपरेशन हुआ, उसकी क्या वजूहत थी, बहरहाल वो नहीं मुंतशिर कर सके। और रात को जो निसार साहब के घर पे एक बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का हमला हुआ उनका घर जलाने के लिए, बहरहाल वो खुशकिस्मती से पसपा कर दिया गया। उसके बाद ये सब मामला जो आपके सामने हैं, तो मगर उस वक्त रेंजर्स क्यों नहीं आई? अगर पुलिस बदली थी या पसपाई का सामना था तो उस वक्त रेंजर्स क्यों नहीं आई? देखिए रेंजर्स जो थी वो, क्योंकि पंजाब पुलिस ही नहीं आई, तो जब वो नहीं आए तो रेंजर भी नहीं आई। पंजाब कंस्टेबलरी उनके पास थी, पंजाब पुलिस थी, और रेंजर्स का मुझे अब याद नहीं है कि उनको हमने तलब किया था या नहीं, लेकिन वो भी नहीं आए थे। यहाँ पर सिर्फ पंजाब इस्लामाबाद पुलिस ने एक थोड़ी सी कार्रवाई की और उसके बाद वापस चले गए। अच्छा, और इस सब में हुआ ये कि वो जाहिद हामिद जो वज़ीर कानून थे उस वक्त, उनके इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे थे मुजाहिरीन। अब मगर नून लीग की पोजीशन ये थी कि भाई नहीं हो सकता इस्तीफ़ा, क्योंकि ऐसा लगेगा कि उनके कोई जुर्म की कबूलियत हो गई है, हालांकि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। नून लीग का मौक़िफ़ था। फिर अचानक ये खबर आई कि आपकी और शहबाज शरीफ साहब की आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुलाकात हुई और उसके अगले दिन इस्तीफ़ा आ गया जाहिद हामिद साहब का। ये क्या हुआ था? देखिए ये NSC की मीटिंग हुई, उसमें 2-3 शायद मीटिंग्स हुई थी। उस एक मीटिंग में ये फ़ैसला हुआ, और मैं यकीनन इसके हक़ में नहीं था, लेकिन फ़ैसला हुआ उस मीटिंग में कि इस मामले को ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है। और जाहिद हामिद साहब का मैं मशकूर हूँ, जिन्होंने ख़ुद ये पहले दिन ही मुझे ऑफ़र की थी कि आप मेरा इस्तीफ़ा दे दें ताकि बात ख़त्म हो सके। मैं उस पर मज़ीद रहा कि नहीं, क्योंकि आपने कोई जुर्म नहीं किया तो आपका इस्तीफ़ा नहीं होना चाहिए, आपने कोई गलती नहीं की। बहरहाल आखिर में जब ये फ़ैसला हुआ कि हाँ यही हल है, इसको यही उनका इस्तीफ़ा दे दिया जाए, तो जाहिद हामिद साहब ने उनकी मैं मशकूर हूँ, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और ये सारा मामला रफ़ा दफ़ा हुआ। मगर ये क्या शहबाज शरीफ साहब के इसरार पर हुआ? शहबाज शरीफ साहब और जनरल बाजवा से के इसरार पर हुआ? किस तरह हुआ ये? देखिए इसरार तो मैं किसी का नहीं कहूँगा, लेकिन वहाँ पर यही मुशावरत के बाद यही बात कही गई कि ये इसको मामले को ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है, इसके बगैर ये मामला ख़त्म नहीं होगा। जाहिद हामिद साहब चूँकि पहले दिन ही ये बात कर चुके थे, तो बहरहाल ये एक बड़ी, मैं कहूँगा कि एक बड़ी अफसोसनाक पहलू था कि हमें ये करना पड़ा। बहरहाल ये हमारी तारीख़ के कुछ स्याह बाब हैं, उसमें एक और बाब का इजाफा हो गया। तो आप इस धरने को भी, और ये जो सारे के सारे हालात व वाक़यात थे, कैसे एक ऐसे इशू को उठाया गया जिसमें ज़ाहिर तमाम जमातें उस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा थी, फिर कह भी दिया गया था कि जी हम इस ओथ को वापस बदल रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, उसके बावजूद ये बड़ा इशू बना जो उस वक्त प्री पोल रिगिंग का इल्ज़ाम लगा रही थी नून लीग। नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करना, फिर पार्टी सदारत से डिस्क्वालीफाई करना, फिर ताहयात डिस्क्वालीफाई करना, फिर ये वाला मामला भी आप उसी प्री पोल रिगिंग का एक प्लान के तौर पर देखते हैं, या आपको लगता है एक स्पॉन्टेनियस मामला था जो कि उठ गया और हो गया? देखिए ये कहना बड़ा मुश्किल है इस वक्त, आज 6 साल के बाद कि ये प्री पोल रिगिंग थी, किसी ने साजिश की। खादिर हुसैन रिजवी साहब भी आज हमें नहीं है, वही इस बात की हकीकत जानते हैं कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। बहरहाल एक मुतालबा था, एक गलतफहमी की बुनियाद थी, उसको दूर करने के लिए ज़िम्मेदारी लगाई गई जो वज़ीर कानून थे। जो कुछ सेनेट में हुआ वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है, वहाँ पर क्या किसने बात कही वो भी सब रिकॉर्ड का हिस्सा है, कौन सी जमात ने वोट दिया उस बिल के हक़ में वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो मेरा ख्याल है वो सब बातें जो हक़ाइक़ थे एक तरफ रह गए, और एक ऐसी डिमांड आई जिस पर हम कोई भी उसकी नफ़ी नहीं कर सकता था उस बात की।
और ज़ाहिद हामिद साहब ने की मेहरबानी है, मैं हमेशा कहता हूँ। जैसा मगर एक इशू ये हुआ, इस्तीफा देकर इस बात को ख़त्म किया।